नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, आइए हम लोग पुनः फिर इस भूगोल सीरीज की जो हमने शुरुआत किया था, आज दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको भूगोल की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद होगी कि आप उसको क्या किए होंगे, नोट किए होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आगे की चर्चा करते हैं और उसको समझने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। मैंने आपको ये बात कही थी कि ये जो भारत का भूगोल है, इस भारत के भूगोल सीरीज की हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे और हर छोटी मोटी बातों पर चर्चा करते हुए आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। तो मैंने कल जो है आपको भारत के अन्य नाम बताया था, जैसे हिंदुस्तान नाम बताया था, भारत बताया था, इंडिया बताया था, आर्यावर्त बताया था। ये जो नाम थे ये कब कैसे किसने किसके आधार पर रखा गया था। फिर इसके बाद मैंने आपको भूगोल की परिभाषा बताई थी। ज्योग्राफी शब्द को दो शब्दों से बटा, एक जयो प्लस ग्राफास। जयो का अर्थ होता है अर्थ या भू या पृथ्वी। ग्राफास का मतलब होता है स्टडी, मतलब पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। हमने आर्थर होम्स के अनुसार भी परिभाषा बताई थी कि आर्थर होम्स के अनुसार परिभाषा ये थी कि पृथ्वी भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ पर मानव के रहने का निवास स्थान हो। तो साथियों, मुझे उम्मीद होगी कि यह बात आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कल का जो वीडियो था। आइए आज हम लोग एक जो नई वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं या फिर दूसरा वीडियो जो है उसी के आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या है, तो ये ग्लोब था। ग्लोब 18 अंश झुका होता है, मैंने आपको बताया था। और इस ग्लोब की खोज मार्टिन बैहम ने किया था। किसने? मार्टिन बैहम ने किया था। इस ग्लोब का पुराना नाम भी होता है दोस्तों, एर्डाफेल होता है। इसका पुराना नाम एर्डाफेल होता है, पुराना नाम। इस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं थी। हमने आपको बताया था कि ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक कौन सी थी? तो अक्षांश रेखा थी और दूसरी कौन सी थी? तो देशांतर रेखा थी। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, इसके बाद देशांतर रेखा। मैंने आपको बताया था दोस्त कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये है और इसके बीचों बीच से एक रेखा जा रही है। ये जो रेखा जा रही थी इसका हमने नाम बताया था आपको, इसका नाम बताया था 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, इसी का नाम हमने बताया था भूमि होता है पृथ्वी, इसके बीचों बीच पे जा रही थी तो इसलिए इसका नाम लिखा गया था भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी का नाम हमने बताया था इक्वेटर, इसी का नाम बताया था विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसी का एक नाम और होता है दोस्तों, इसे बृहत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। बृहत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे ग्रेट सर्कल के नाम से कहते हैं, ग्रेट सर्कल। तो देखिए जरा, ये जो बीचों बीच जा रही थी इसका नाम भूमध्य रेखा था, इक्वेटर था, विषुवत रेखा था, 0 डिग्री अक्षांश भी कह रहे थे और ये क्या था? बृहत वृत्त था। ये जो रेखा है दोस्तों, इस रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो इस रेखा की जो लंबाई थी 40076 किलोमीटर होता है।
तो कितना होता है, तो आप देखेंगे 40,076 किलोमीटर होता है। 40076 किलोमीटर इस बृहद वृत्त की क्या होती है, लंबाई होती है। या फिर तो कहें कि भूमध्य रेखा की लंबाई होती है, 0 डिग्री अक्षांश की क्या होती है, लंबाई होती है। ये मैंने कल आपको बताया था। दूसरी बात, इसी की बात को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और मैंने आपको इसी के लिए अक्षांश रेखा की चर्चा करते हुए जो मैंने आपको बताया था कि जो रेखा है यह भूमध्य रेखा हो गई, और ये जो रेखाएं ऐसे जा रही थी, इधर का जो इसका नाम था पश्चिम, इसका नाम पूर्व, इधर उत्तर और इधर दक्षिण दिशा थी, ये दिशाएं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं थीं, इन रेखाओं को ही क्या कहा गया था, अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना गया था। मैंने ऐसा आपको कल बताया था, और इसको हम बीचों बीच मान लेते हैं। ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली हमने कहा था कि ये 0 डिग्री है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आ रही थी, तो यह 90 डिग्री अक्षांश था, और ऊपर भी कितने जा रहा था, तो 90 डिग्री अक्षांश था। तो हमने बताया था कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो कुल अक्षांश जो है, माने यहाँ से आ रहे थे तो 90, ये 90 और बीच वाला प्लस 1 181 था। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी थी, तो मैंने कल आपको बताया था कि दो रेखाओं के, क्योंकि यह बिंदु होता है जो 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो था यह बिंदु था। तो बिंदु कारण ये रेखा बनेगा नहीं, तो 180 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 179 आएगा। हमने बताया था। अगर आपसे पूछे कि कुल वृत्त कितने हैं, वृत्त, तो आप इतना ही बताएंगे 179, क्योंकि यह एक बिंदु है, ये दोनों क्या है, बिंदु है। और मैंने बताया था कि ये ऐसे चलती हैं ग्लोब की तरह, वृत्ताकार होती है। तो मैंने इसके बारे में यहाँ तक कल मैंने दोस्तों बताया था। अब आज की बात हम लोग यहीं से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, या फिर शुरुआत करते, मैं इसे हटा देता हूँ। तो इसे आप आराम से लिखते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। आइए देखते हैं। तो मैंने आपको जब बताया था अक्षांश रेखाओं के बारे में, तो मैं ग्लोब बना लेता हूं ताकि बताने में आसानी रहे। ये अपना ग्लोब है, और ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा जा रही है, इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। मैं इसको लिख दे रहा हूं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अच्छा, ऐसे जो रेखाएं जा रही थी, इसका नाम था कर्क रेखा। ये इस तरह आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ते रहेगी, बढ़ती रहेगी, और लास्ट में कितना यहाँ चला आएगा। ये ऐसे हम लोग आते रहेंगे, लास्ट में कहाँ चले आएंगे, तो नीचे चले आएंगे यहाँ पर। ये यन है और ये यस है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। दोस्तों आप जरा देखें कि यह एक अक्षांश रेखा है, और यह भी एक अक्षांश रेखा है। ये एक अक्षांश रेखा और ये भी क्या है, अक्षांश रेखा है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो लिखते हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दूसरा पॉइंट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, या फिर इसके बीच के क्षेत्र को, दूरी को कटिबंध
जोन कहते हैं, जोन कटिबंध कहते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब आप, ये भूमध्य रेखा है, और जब ऐसे आप धीरे धीरे इधर बढ़ेंगे, किधर बढ़ रहे हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं। आप इधर जब बढ़ेंगे, इधर भूमध्य रेखा से किधर, ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से किधर, ध्रुवों की ओर। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ेगी, ये दूरी जो है कि बढ़ेगी। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, दो अक्षांश। यहाँ जैसे लिखा है 111 किलोमीटर, तो जैसे हम ऊपर जाएंगे वो दूरी क्या होती है, बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो मैं इसको पॉइंट लिख रहा हूँ कि भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर ध्रुवों की, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। यह बात क्लियर हो गया होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मैं यही लिखता हूं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जब हम ध्रुवों से, ये भूमध्य रेखा है, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। अच्छा दोस्त, इस भूमध्य रेखा का, जैसे भूमध्य रेखा के जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, इधर जाते हैं, किधर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो तापमान में कमी आती है। किसमें कमी आती है, तापमान में कमी आती है। तो लिखिए, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है। यह बात आपको समझ आई होगी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या आती है, कमी आती है। अब देखेंगे ध्रुवों पर बर्फ ज़्यादा गिरता है, तापमान में कमी आती है। ऐसा क्या कारण है कि तापमान में कमी आती है दोस्तों? तो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि जो सूर्य है ना, सूर्य की किरणें हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती है। सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही स्थित रहता है, पड़ती नहीं, कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित रहता है। कौन? सूर्य। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या रहता है, स्थित रहता है। तो यहाँ का स्तर बहुत दूर हो जाता है, दूर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ की सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं, इसलिए तापमान में उधर क्या होती है, गिरावट आने लगती है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, यही समझते हैं। हमने कहा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। लेकिन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। ये दो स्थान की जो दूरी थी उसका नाम क्या, कटिबंध, या दूरी कह सकते हैं या विक्षेत्र कह सकते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, किधर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो दिन रात की अवधि बढ़ती है। कहने का मतलब दिन रात की अवधि, समय, दिन और रात के जो समय है वो क्या बढ़ता है। तो इस बात को लिखते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, की ओर जाने पर दिन रात की अवधि बढ़ती है, अवधि बढ़ती है। यह बात आपको समझ आई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यही है कि इस अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, इस अक्षांश रेखाओं का काम क्या है। तो साथियों, इस अक्षांश रेखाओं का काम है, मैंने बताया कि इसके बीच की दूरी कितनी है, 111 मीटर।
अगला में भी कितना होगा, 111 होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं, दूरी ज्ञात करने के लिए। किसके, दूरी ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, दूरी ज्ञात करने के लिए। इस बात को लिखिए, अक्षांश रेखाओं का उपयोग, अक्षांश रेखाओं का उपयोग दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला बात को समझते हैं। मैंने कहा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। तो कटिबंध का भी निर्धारण में किया जाता है। किसके निर्धारण में, कटिबंध के निर्धारण में, मतलब क्षेत्र के निर्धारण में। कहेंगे ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे कटिबंध कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो अक्षांशों के बीच की जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध कहते हैं। तो कटिबंध के निर्माण, क्षेत्र के निर्माण, कटिबंध को क्षेत्र को ही कटिबंध कहते हैं। तो क्षेत्र का मतलब कटिबंध, तो कटिबंध के निर्धारण में किसका प्रयोग करते हैं, तो कटिबंध के निर्धारण में लिखेंगे अक्षांश रेखाओं के का उपयोग कटिबंध के निर्माण में कर देते हैं, कटिबंध, कटिबंध के निर्धारण में करते हैं। और मैं पूछूं कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, मैं अक्षांश नहीं पूछ रहा हूं, अक्षांश रेखाएं तो 179। अगर मैं पूछूं कुल अक्षांश कितने हैं तो 181, वृत्त कितने हैं तो 179, इतना बताएंगे। अच्छा, अब समझ में आ गया। अब मुझे जनरल प्रश्न बताइए कि पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, मेरा सवाल है। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, जवाब दीजिए इसका। दूसरी बात, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। ये दो प्रश्न हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, और दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो आप जरा सोचिए, ये हमने कल ही बताया था आपको कि पृथ्वी का एक जो छोटा सा नमूना होता है उसे ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब के बीचों बीच से कौन सी रेखा जा रही है, भूमध्य रेखा। यहाँ देखिए साफ लिखा, मध्य का मतलब बीच में, भू का मतलब पृथ्वी, तो भूमध्य रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा। और सबसे बड़ी अक्षांश तो यही है ना, यही तो सबसे बड़ी अक्षांश है। अगर आप एक बात समझें, अगर आप इसको वृत्त मान लें तो ये जो ऐसी ऐसी लाइनें इसे जीवा कहते हैं, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, व्यास। तो ये एक व्यास आपको दिख रहा होगा, यही भूमध्य रेखा है। तो यहाँ भी इस बात को लिखेंगे, पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसका नाम होगा भूमध्य रेखा। यहाँ लिखेंगे भूमध्य रेखा, और यहाँ इसका आंसर कौन सा होगा, तो यही है भूमध्य रेखा। दोनों का आंसर क्या है, सेम है। दूसरी बात, इसकी अगर लंबाई पूछ दे, इसकी लंबाई अगर पूछ दें, ये जो लंबाई है ए से लेकर बी तक, तो बताया था 40076 किलोमीटर होता है। तो मैंने अक्षांश के बारे में जो जानकारी दी है आपको, इसे आप क्या कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए दोस्तों। अब इससे हमको तो नहीं लगता है कि अब ज़्यादा कोई जानकारी आपको मिलेगी। तो ये अक्षांश के रूप में मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी। एक बार फिर देख लीजिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध जोन कहते हैं, या दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को कटिबंध कहते हैं। भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या आती है, कमी आती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन रात की अवधि बढ़ती है। दूसरी बात, दिन रात की अवधि, इस बात को समझिएगा,
दिन रात की अवधि बढ़ती है। आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने की रात और 6 महीने का क्या होता है? दिन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य की प्रकाश है, सूर्य का जो किरण है, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तिरछे पहुँचता है, तिरछे तिरछे। अब उस बात को हम लोग आगे सीखेंगे, घबराइए मत। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक आपको आप जान ही गए होंगे। मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा वो पॉइंट क्या है। एक पॉइंट है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता, ज़रा आप सोचिए, जब आप यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं तो यह तापमान में क्या आ रही है? गिरावट आ रही है, मतलब कि बर्फ और ज़्यादा पड़ेंगे। तो सोचिए जरा आप कि जैव विविधता, माने जैव विविधता का मतलब रंग, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएं, जैव विविधता। तो क्या बायोडाइवर्सिटी इधर अधिक पाई जाएगी या कम पाई जाएगी? जाहिर सी बात है भाई कि तापमान इधर जब कम पाया जा रहा है, तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है, 6 महीने की रात 6 महीने की दिन हो रहा है, मतलब सही प्रकाश की किरणें पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो बताइए किसी भी जीव के लिए या फिर किसी जैसे दूसरे प्रकार के जीवों के लिए वहाँ रहना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं एक बात कह सकता हूँ कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। जैव विविधता में कमी आती है, कमी आती है। कहाँ कमी आती है? तो कहेंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? तो कमी आती है। तो ये पॉइंट से दोस्तों अक्षांश रेखा के, इन्हें आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसे अब हटाऊंगा दोस्तों। अब इसके बाद आगे की बात मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब ज़रा देखिए आगे, मैं इसको हटा देता हूँ। तो आइए देखते हैं इससे और रिलेटेड बातें कि क्या हो सकता है। बस धीरे धीरे आपको नोट्स बनाना है, और इस कदर नोट्स बना लेना है कि किसी भी टाइप का भूगोल से अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। किसी भी टाइप का, एनी टाइप्स द क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, यू कैन टैकल, आप उसे टैकल कर सके, ये हो आपके अंदर। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, समझते हैं दोस्तों। तो हमने बनाया ग्लोब, ये है। ज़रा मुझे बताइए, ये मैंने बनाया है, ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा, ज़रा बताइएगा। तो ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। ज़रा दोस्त बताइए, मैंने क्या कर दिया, ये गोला था, गोला। अब ये गोला को मैंने ऐसे इधर से, इसको इधर से दो भागों में काट दिया। एक गोला के मैंने दो कर दिया, एक गोला था, गोला को मैंने दो भागों में बांट दिया। तो ई आधा और ई आधा, गोल और आधा। तो गोल और आधा मिलकर क्या होता है? गोल प्लस अर्ध, आधा अर्ध। तो गोल प्लस अर्ध मिलकर हो जाता है गोलार्ध। गोल प्लस अर्ध मिलकर क्या होता है? गोलार्ध हो जाता है। ये संधि विच्छेद के अंतर्गत बताया जाता है, संधि के अंदर बढ़ाया जाता है। तो ये आपका हो गया आधा, अर्ध भाग है, यह भी अर्ध है, और ये भी क्या है? अर्ध है। ये किसका अर्ध था? ये गोले का था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? तो आप इस नाम कह सकते हैं गोलार्ध, गोलार्ध। और ये भी क्या हो गया? गोलार्ध हो गया। जरा एक बात को और समझिएगा, हमने बताया था कि ई वाला उत्तर, ई साउथ, ई वेस्ट और ई ईस्ट है। जब इस भाग को ऊपर इसको डिवाइड किया तो इसका नाम क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। जब नीचे यहाँ गया तो इसका नाम हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊं और मैं अगर ऐसे लिखूं आपके सामने कि ये जो भाग है इसका नाम है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है। इसे कहते हैं नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और इसका नाम होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। ये है। आइए जरा बात को समझते हैं आगे। साथियों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया, क्योंकि ये कौन बांटता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में कौन बांटता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले जो भाग हो गए, या जो ऊपर के अक्षांश रेखाएं थे, उन्हें उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और जो नीचे वाला उसे क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। अरे भाई, ऊपर वाले को ऊपरी अक्षांश कहेंगे, नीचे वाले का नाम क्या होगा? दक्षिणी अक्षांश होगा। और इस वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। जरा एक बात और समझिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में क्या ये जो लिखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा पाया जाता है। स्थल ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका नाम स्थली गोलार्ध भी कहते हैं। इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। किसको? उत्तरी गोलार्ध का दूसरा नाम क्या हो गया? स्थली गोलार्ध, मतलब लैंड हेमिस्फीयर। इसका नाम हो गया लैंड हेमिस्फीयर। लैंड हेमिस्फीयर हो गया। अगला पॉइंट जरा समझिएगा, मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट के लिए कि दक्षिणी गोलार्ध में अब क्या पाया जाता है? जल ज्यादा पाया जाता है। जब जल ज्यादा पाया जाएगा तो इसे जलीय गोलार्ध कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जलीय गोलार्ध। अंग्रेजी में बोलेंगे वाटर हेमिस्फीयर, ये हो गया दोस्तों। तो इस उत्तरी गोलार्ध का दूसरा नाम क्या हो गया? स्थली गोलार्ध। और इस दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा नाम क्या हो गया? जलीय गोलार्ध हो गया। मुझे उम्मीद है यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जस्ट हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। यह हमने बता दिया गोलार्ध। अगर आपसे ये पूछ ले गोलार्ध किसे कहते हैं, अब इसमें भी कोई बात बताने वाली है। गोलार्ध, गोल प्लस अर्ध, किसी गोले के आधे भाग को ही क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। किसी गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। लिख लीजिए इस पॉइंट को लिख लीजिए। ये जो गोलार्ध की परिभाषा लिख लीजिए, किसी गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। खत्म। किसी गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। तो ये बात हो गई गोलार्ध की। अब इसे आप नोट कर लीजिए। मैं हटाकर अब अगली पॉइंट बताता हूं आपको। तो हमने अक्षांश की सारी बात बता दी है कि जब ध्रुवों से आप जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दूसरी बात कि आप दिन रात में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तापमान में गिरावट आएगी, बढ़ोतरी, और दिन रात में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी में भी बढ़ोतरी होती है, जो विविधता में कमी आती है। ये सारी बातें हमने बता दी थी आपको। अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है? तो अक्षांश रेखाओं का काम दूरी ज्ञात करने के लिए होता है। और दूसरी बात, अक्षांश रेखाओं का काम है कटिबंध के निर्धारण में होता है। जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से रेखा जा रही थी, उस रेखा का नाम था भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा का कई नाम बताए थे मैंने दोस्तों। इक्वेटर था, विषुवत रेखा था, इसके बाद 0 डिग्री अक्षांश रेखा था, बृहद वृत्त, ग्रेट सर्कल जिसे कहते हैं, बृहद वृत्त, ग्रेट सर्कल, जिसकी दूरी कितनी थी? 40076 किलोमीटर होता है। तो यहाँ तक हमने बताया था। अब ये अक्षांश रेखाएं हो गई समाप्त। अब मैं बात करूँगा देशांतर रेखाओं की।
तो आइए चर्चा करते हैं देशांतर रेखाएं, लैंगिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ये लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूडनल देशांतर रेखाएं, देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड देशांतर लाइंस, यहाँ बस ट्यूड लिखिए, लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो देखिए दोस्तों क्या होती है, मैं आपको परिभाषा बताना चाहता हूँ। यही एक फिगर छोटा सा बनाते हैं। जो ऐसी रेखा थी एकदम, देखिए ऐसे, इसका नाम था नॉर्थ, इसका नाम था साउथ, इसका वेस्ट, इसका ईस्ट। तो ये था आपका नॉर्थ और ये था साउथ। ये था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। ये ऐसे होती हैं, ऐसे। जो ये रेखाएं दिख रही हैं दोस्तों, उत्तर से किधर, दक्षिण की तरफ, इन रेखाओं को ही क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाएं कहते हैं। जरा आइए गौर करते हैं। ये जो सीधी सीधी रेखा दिख रही है आपको, ये वाली रेखा, इस रेखा का क्या नाम होता है? तो इस रेखा के नाम मैं लिख रहा हूं। इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसी रेखा का नाम होता है दोस्त क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी रेखा को क्या कहते हैं? GMT। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, इसका नाम क्या होता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम होता है। इसी रेखा का एक दूसरा नाम होता है UTC। UTC का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स, ये होता है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, इसे GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, और इसे UTC के नाम से जाता है, यूनिवर्सल टाइम्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसी रेखा का एक नाम और होता है दोस्तों, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, हिंदी में लिखा है ग्रीनविच रेखा, यही है ग्रीनविच मीन टाइम। तो इस रेखा के इतने नाम हो गए दोस्तों। ये कौन थी? ये जो जा रहे सीधे ऐसे वाली, 0 डिग्री देशांतर, प्रधान मध्याह्न रेखा, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, UTC यूनिवर्सल टाइम्स कोऑर्डिनेट्स था, या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है दोस्तों, या फिर आप कहें तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। मैं परिभाषा यही लिख रहा हूं, कहेंगे यहां पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। हो गया दोस्तों। अब जरा देखिएगा इन रेखाओं का काम क्या है। इन रेखाओं का काम है समय का निर्धारण करने के लिए।
जैसे अक्षांश रेखाओं का काम बताया था दूरी ज्ञात करने के लिए और कटिबंध बताने के लिए, उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं का काम है दोस्तों क्या ज्ञात करने के, दूर समय के निर्धारण के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे? समय के निर्धारण के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हमने उधर बताया था, किधर, अक्षांश रेखा में जो ऐसे जा रही थी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम कटिबंध कर रहे थे, उसी प्रकार से दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को यहाँ कहते हैं गोरे कहते हैं। इस बात को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। वहाँ क्या कहते थे? कटिबंध कहते थे, लेकिन यहाँ क्या करें? गोरे करें। इस बात को गौर करिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। वहाँ क्या कहते थे? कटिबंध कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। उनका निर्माण दूरी ज्ञात करने के लिए और कटिबंध के निर्धारण में होता था, इसका निर्माण समय के निर्धारण में होता था। इस बात को क्लियर रखिएगा। आइए सुनिए, अब मैं इधर जगह ने यहाँ लिखता हूँ इस बात को, इसे हटाता हूँ, जरा सुनिए। बात यह है कि कुल देशांतर रेखाएं जो होती हैं, कुल देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो कितनी होती है दोस्तों? तो 360 होती हैं। कितनी? 360 होती हैं। इस बात को गौर करिएगा। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 होती हैं। कितनी? 360 होती हैं। और एक बात और, एक अंश को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कहा समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक अंश को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। आप इस बात को आगे बताएंगे आपको कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये लंदन से गुजरती है, ये समय का निर्धारण करती है। और दूसरी बात, हमारे 82 अंश, जो 82 अंश है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो होता है वो उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, जो समय का निर्धारण करता है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब मैं इसे मिटाकर अगली बात को बताना चाहता हूँ, तब इसे मैं मिटा देता हूँ। आइए देखते हैं। तो देखिए जरा, अब मैं क्या करता हूं कि इन रेखाओं को हटा देता हूं, मैंने कहा था दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, लेकिन अक्षांश में मैंने क्या बताया था? तो अक्षांश में मैंने आपको बताया था, कटिबंध बताया था। जरा ये आगे देखते हैं। अब ये दोस्तों देखिए जरा, ये जो है अब इसको दो भागों में इधर बांट रही है, ऐसे बांट रही है। वो था जो ऊपर नीचे बांट रहा था, ये अलग अलग बांट रहा है। तो इसका नाम क्या जाएगा? अब गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। तो ये इधर है तो इसे पूर्वी गोलार्ध, या इधर है तो इसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पूर्वी गोलार्ध। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पश्चिमी गोलार्ध। ये इसका नाम हो गया। तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है। तो मेरे दोस्तों, मैंने जहाँ तक बताया आपको कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मैंने चर्चा कर दी है। ये कुल कितनी होती हैं मैंने ये बता दिया। इन रेखाओं का काम क्या है मैंने ये भी बता दिया है। तो दोस्तों, हम लोग कल की वीडियो में ये सीखेंगे कि अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत कहाँ स्थित है और भारत की स्थिति क्या है,
भारत का विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे टॉपिक करके हर एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हुए, हर छोटी बड़ी टॉपिक पर चर्चा करते हुए भारत के भूगोल को हम लोग सुपड़ा एकदम साफ करने वाले हैं दोस्तों। आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, कापी किताब लेकर बैठिएगा, आराम से लिखिए, आराम से पढ़िए, ताकि दिमाग में आपके मस्तिष्क से एकदम बैठ जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।